टेंथ का सिलेबस हो या बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर या भविष्य में आप डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, निर्णय बैच। हम समझते हैं कि अगर आपने जो फैसला लिया है अगर वो सही है तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। मतलब टेंथ में लिए गए फैसले वो केवल एक क्लास के फैसले नहीं होते, वो भविष्य में आने वाले आपके कैरियर को दिशा निर्देशित करते हैं। और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए, हम मतलब रंजन सिंह एकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक न्यू बैच, एक न्यू फ्रेश बैच जिसका नाम है निर्णय बैच, जहां हम आपको केवल पढ़ाते ही नहीं है, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। हम डाउट्स आपके जो है 1-to-1 इंटरेक्शन में सॉल्व करेंगे। डीपीपीज की बातें होंगी और भी बहुत कुछ होगा। भविष्य में वन शॉट्स के साथ आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। और हम समझते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे अभी से लेकर लास्ट तक, तो आपको हर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है, हर वो प्रॉब्लम आपका जो प्रॉब्लम आपका है वो हमारा होने वाला है, ये हम आशा दिलाते हैं आपको। अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस करते चले, मेरा नाम रंजन सिंह है और मैं बच्चों को केमिस्ट्री लगभग 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। अगर 9th और 10th में आपका बेस अगर अच्छा है तो जब आप 11th और 12th में जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है, चीज़ों को समझना आसान हो जाता है और उसको अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस कारण से हमने एक नई पहल शुरू करी है, हमने ऐसा शुरुआत करा है जिसमें हम बच्चों को 9th 10th से ही गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं इस वर्ष। और केमिस्ट्री खुद हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम आपको 9th और 10th में जो आपने सोचा होगा आपको रटा दिया जाता होगा। जनरली होता क्या है, तो केमिस्ट्री को लोग ऐसे ही समझते रहे, तो रटने वाला चीज है भैया, इसको रट लो कैसे भी मार्क्स आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। केमिस्ट्री एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट लोग मानता है, ऐसा मतलब उनको लगता है कि कैसे भी रट के काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, संजीदा सब्जेक्ट है, जिसको आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो चुटकी में आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। बस आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, आपको सिखाने वाला एक बड़ा भाई होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में सफल रहेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा है तो ज़्यादातर बच्चे 10th के सिलेबस के बारे में अवगत होते हैं, उनको पता होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट डे है, ओरिएंटेशन क्लास है, आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, चीज़ों को एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस क्रम में हमको एक ओवरव्यू अपने सिलेबस का, 10th के सिलेबस का, साइंस के सिलेबस का एक हमको ले लेना चाहिए कि जिससे हम चीज़ों को और आसानी से समझ सकें। तो बात सीधा सा है कि जो 2025 की अगर बात करेंगे, 25-26 सेशन की, 2026 में जो आपका साइंस का जो सिलेबस है उसको आप समझिए। तो सबसे पहली बात आपको समझा दें, जैसा आप जानते हैं कि टोटल 100 मार्क्स आपको साइंस के लिए होने वाले हैं, जिसमें से 80 मार्क्स 80 मार्क्स जो होगा वो थ्योरी से आएगा और 20 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट से आएगा। यह इंटरनल असेसमेंट की जब आप बात कर रहे होंगे तो इसमें जो स्कूल के द्वारा लिया हुआ इंटरनल एग्जाम होगा वो कंक्लूड होगा। स्कूल में जो आपका कैसा परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करेगा, आपका बिहेवियरल एटीट्यूड टीचर्स के साथ क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो स्कूल के पार्ट की होंगी उसके थ्रू आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 80 मार्क्स का जो थ्योरी होगा उसके लिए कदम से कदम मिला के और आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए 80 मार्क्स में 80 मार्क्स कैसे आए उसको आपके लिए आसान करने के लिए रंजन सिंह एकेडमी इसी के लिए तो आया है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने। तो चलिए सिलेबस को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये सिलेबस में है क्या। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि जो पहला तो आपके पास चैप्टर है, ये साइंस के चैप्टर्स हैं जो आपको दिखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। उसमें जैसा कि हमने बताया कि 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से आएंगे, थ्योरी वाले पार्ट से आएंगे, ये थ्योरी का पार्ट होगा वहां से होगा। और ये जो आपका 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल असेसमेंट से आने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा करी। टोटल हमारे जो मार्क्स है 100 आउट ऑफ 100 होने वाले हैं।
इसको आप समझते हैं तो यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस, ये 25 मार्क्स मतलब ये केमिस्ट्री का पार्ट है। और केमिस्ट्री का ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको देख पा रहे हैं आप, यही ये केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले हैं। और इसको मैं पढ़ाऊंगा, रंजन सर आपको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप अगर आएंगे तो 23 मार्क्स और 7 नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों मिला दिया जाए तो ये आपके पास 30 मार्क्स आ रहे हैं। और इस 30 मार्क्स जो होंगे ये बायोलॉजी के पार्ट होने वाले हैं। कौन कौन? वर्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये बायोलॉजी के पार्ट हैं। और इसको वर्षा मैम आपको पढ़ाएंगी और बड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगी इसके बारे में। जबकि आप यहाँ देखेंगे 12 और 13 मार्क्स जो मिला देंगे तो ये हमारा हो गया 25 मार्क्स। और ये 25 मार्क्स किसके किसके हो गए? नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनसे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और ये जो हमारा होगा ये फिजिक्स का होगा। और ये भी शानदार पढ़ाने वाले टीचर हमारे जो हैं ये ऋषिकेश सर होंगे। वो आपको इसके बारे में, ऋषिकेश सर हैं जो आपको बड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर आपके पास होगा। हर साइंस के हर सब्जेक्ट के लिए, साइंस के तीनों पार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स होंगे। और हर उस माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को, कोई भी छोटा से छोटा पार्ट जो आपने लगा होगा कि अच्छा ये तो रट लो, ज्यादातर टीचर्स बोल देते रट लो। अरे भैया रटना नहीं है, सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को बारीकी से इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना है। जिस दिन अगर हम ये इंप्लीमेंट करना सीख गए ना बेटा, तो ऐसे ही आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आने लगेगा। तो हम ये गारंटी दिलाते हैं कि ये जो 25 मार्क्स यहाँ, 25 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ, सारे टीचर अपने अपने जगह पे स्पेशलाइज हैं सब्जेक्ट में अपने, और आपको काम कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप अच्छे से काम कर रहे होंगे, अगर आपने अपनी इफिशियंसी मेंटेन करी है और ईमानदारी के साथ, ईमानदारी से हम लोग के साथ अगर आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो यकीन मानिए ये 80 का 80 मार्क्स आपके झोली में डालने का वादा हम कर रहे हैं। रंजन सिंह एकेडमी, RS एकेडमी आपसे कर रहा है। तो चलिए, क्योंकि हम बात केमिस्ट्री की करने वाले हैं और केमिस्ट्री के बारे में आपसे रूबरू होने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। मतलब ये जो 25 मार्क्स जो है, इस 25 मार्क्स की गारंटी हमारी है कि वो 25 मार्क्स आपके झोली में कैसे डालें, और हंसते खेलते यूं ऐसे ऐसे हम लोग इस मार्क्स को ऑप्ट करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम केमिस्ट्री के सिलेबस को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इस चैप्टर को अगर आप समझते हैं तो केमिस्ट्री में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सारे चैप्टर अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जनरली लोग कहेगा अरे ये तो रट लेना है, इसमें ऐसे करना है। नहीं, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट में अपना कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है, बस उसको डिलीवर करने वाला चाहिए। मतलब वो डिलीवर तभी होगा जब चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी, और यहीं पे तो टीचर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। और इसी के लिए तो हम बैठे हैं और हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए, ये एक टेंटेटिव हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है। ये टेंटेटिव होता है, आपको बताते चले कि ये जो 25 मार्क्स जो केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस 25 मार्क्स में जो केमिस्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके होने वाले हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन 2026 का क्या एक्सपेक्टेशन रह सकता है, ये मेरे अनुसार से अगर आप चलेंगे तो हमने एक आइडिया ओवरव्यू 2026 के लिए जो हमने आकलन किया है, उसके अनुसार से आप चलेंगे तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से 6 मार्क्स, एसिड बेस और सॉल्ट से 3 मार्क्स, मेटल और नॉन मेटल से 10 मार्क्स, और कार्बन एंड कंपाउंड से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर से दोहरा दें, ये फिक्स नहीं होते, और 4 ही तो चैप्टर है, और इतने छोटे छोटे पिद्दी चैप्टर्स हैं जो आपको बस हमारे साथ रहना है और सीखना है। यकीन दिलाते हैं कि इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग आपने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, बस साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो बात सीधा सा है। हाँ, एक बात और बताते चले, ये सब लोग आज के डेट में जानते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, हट चुका है। तो कभी किन्हीं के पास पुरानी बुक हो
तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये पीरियोडिक टेबल भी हट चुका है। यही मिल के आपको कैरी करेंगे 25 मार्क्स और इसी के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बात आपको समझ में आ रही है? तो एक छोटा सा हमने रिकैप दिया आपके सिलेबस का, साइंस के सिलेबस का, साइंस में कितने मार्क्स रहेंगे उसका, और साइंस में क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और केमिस्ट्री आपको सिखाएंगे, तो केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू हम ले रहे थे। उस जो 25 मार्क्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन का एक आइडिया हम ले रहे थे। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होता क्या है, पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, दुनिया की हर चीज जो यूनिवर्स में अवेलेबल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। एवरीथिंग चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो चेंज है वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मतलब ये जो ऑब्जर्व होंगे वो फिजिकल चेंज के रूप में ऑब्जर्व होंगे या केमिकल चेंज के रूप में ऑब्जर्व होंगे। फिजिकल चेंज मतलब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज होती नजर आएगी। यहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज्यादातर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नेचर के होंगे, मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं। मतलब तीन बातें हमने करी। फिजिकल चेंज क्या होगा, तो जहां पे हम ऑब्जर्व, फिजिकल चेंज ऑब्जर्व होने का मतलब वहां फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया, टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इन सभी के चेंज की बात कर रहे होंगे। तो ये हमारा जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन, दिस इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट। मतलब सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज ना, अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जा रहा है, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी वही मेंटेन्ड है जो वो है। ये आप समझने की आवश्यकता है आपको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां ज्यादातर जो ये प्रोसेस है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि केमिस्ट्री एक्सेप्शन का कहानी है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता ही है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी से चलेंगे तो ये जो फिजिकल चेंजेस है जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का क्या होना, मेल्ट करना। मतलब आइस जो बर्फ है, बर्फ जब पानी में कन्वर्ट होता है तो स्वाभाविक है यह एक हमारा क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। और जब पानी से फिर हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यहाँ पे वाटर की आइडेंटिटी हमेशा क्या है, मेंटेन्ड है, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मतलब उसके केमिकल चेंज, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, सब्सटेंस वही का वही है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हमने बॉयल कर दिया, तो बॉयल किया तो वेपराइजेशन हो गया, वाटर ड्रॉप, वाटर वेपर्स बन गए। तो वाटर वेपर जो बना वो फिर से क्या हो सकता है, उसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो लौट के फिर से वाटर जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी रिवर्सिबल है। लेकिन यहां भी वो है वाटर ही, उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि फिजिकल चेंज वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि ये फिजिकल चेंज क्या होता है। क्लियर है बात? फिजिकल चेंज, एक बार सिंपल बात समझा दें, फिजिकल चेंज वो चेंज है जो ऑब्जर्व होगा थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से। दूसरा हमारा हो गया यहां नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट, ये जनरली ये रिवर्सिबल होंगे। कुछ प्रोसेस इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे हम आप एक कॉमन एग्जांपल दें तो समझिए, टीयरिंग ऑफ व्हाट, पेपर। तो पेपर को एक बार टीयर कर देते हैं तो फिर से वो बैक नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, फिर सॉरी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रह रहा है। इसका मतलब है कि वो हमारा जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हुए, फिजिकल चेंज होते हुए भी ये रिवर्सिबल नहीं है। तो एक सिंपल एक ओवरव्यू हम समझते हैं फिजिकल चेंज का, आप समझ गए होंगे। दूसरा इसी प्रोस्पेक्ट में समझते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। बेसिकली
केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? तो केमिकल चेंज जो है वो ऑब्जर्व किए जाएंगे थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज के थ्रू इस चेंज को ऑब्जर्व किया जाएगा, पहला बात। दूसरा बात इंपॉर्टेंट हो गया कि यहां नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। पुराने वाले सब्सटेंस से नए वाले सब्सटेंस का कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। और ज्यादातर ये जो प्रोसेस हमारे हैं ये इरिवर्सिबल होंगे, ये डायरेक्ट ये चेंज जो है वो रिवर्स होने वाला नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हो गई केमिकल चेंज का, तो समझिए। अब ये जो केमिकल चेंज हम कहते हैं ना, इस केमिकल चेंज बहुत कोई भी चीजें हमको दिख रही है वो केमिकल चेंज है। हम बस चैप्टर का एक समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कहने का मतलब क्या है। एक बार क्विकली रिकॉल कर दें, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दुनिया की हर एक चीजें समय के साथ चेंज होती है, और ये जो चेंज है ये दो तरह से ऑब्जर्व होगा, एक को बोलेंगे फिजिकल चेंज, एक को बोलेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? समय के साथ जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता हुआ ऑब्जर्व हो, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो, और जनरली ये हमारे क्या हो, ये हमारे रिवर्सिबल होंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, उसके अलावा आपको कह दे बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सब हमारे जो हो गए ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज जो हो गए वो एकम्पाउंड होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज के थ्रू। यहाँ कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है जनरली ये हमारे इरिवर्सिबल होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बता रहे हैं वो आप समझिए। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, मतलब उस समय जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो रहा है, उस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। तो स्वाभाविक है हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया कि नए कंपाउंड, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन। अब बेटा जी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो नया कुछ भी फॉर्मेशन तबे ना होगा जब पुराना टूटेगा। अरे बात समझ रहा है? नई सब चीज तो तुम लोग बड़ा अच्छा से समझेगा। अरे पुराना बॉन्ड टूटेगा तबे ना नया बनेगा। अब पहले से बॉन्ड बनाए हुए है, दोबारा बॉन्ड बनाने जाएगा तो लाते ना खाएगा। बाकी तो तुम लोग समझदार है। ये है का मतलब ये हुआ कि ओल्ड बॉन्ड्स टूटेंगे तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात सबको समझ में आ गया? मतलब ये कि हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाउ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाउ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, old substance is converted into new substance, this is called chemical reaction। सिंपल बात है। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को आसानी से रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो बात हमने कहा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं। तो ये केमिकल चेंजेस क्या होंगे, चलिए इसको कुछ व्यू से देखते हैं। और मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग, ये हम बताना चाह रहे हैं कि केमिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ। कुछ केमिकल चेंजेस को हम समझाते हैं। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मी के दिन में रूम टेम्परेचर पे मिल्क को छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो घर में पूछेगा क्या होगा, तो वही होगा, दूध फट जाएगा, क्लम्प बन जाएगा। ठीक है, घर में किसी से कह देगा कि दूध बाहर छूट गया तो क्या होगा? लोग यही बोलेगा कि दूध जो बाहर छूट गया, इसका सीधा मतलब है कि दूध जो गया उससे हाथ धो लीजिए, अब दूध से वो पीने योग्य नहीं है। लोग इतने बता पाएगा, लेकिन हम तो भाई केमिस्ट्री वाले हैं ना, तो हम तो उसका चीर फाड़ करेंगे ही और तुमको अच्छे से समझाएंगे कि इसमें हुआ क्या। तो एक्चुअली में ये जो मिल्क होते हैं, मिल्क फ्रेश फॉर्म में कब रह पाते? तो फ्रेश फॉर्म में रहने के लिए इसको 4 डिग्री सी पे रहना चाहिए या उससे कम पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर इस पे है तो वो फ्रेश रहेगा क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, अगर तुमने इसको छोड़ दिया, अगर इसको तुमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो बैक्टीरिया जो है एकड़ा ऊपर, मिल्क के ऊपर अटैक शुरू करेगा
और इस पे अटैक करके मिल्क के अंदर हमारे पास क्या होता है, लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। उस लैक्टोज को ये बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नाम ही बता रहा है लैक्टिक एसिड, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो होगा इसका टेस्ट एसिड है तो सावर टेस्ट हो जाएगा, खट्टा टाइप का लगने लगेगा, कहानी गड़बड़ा गया, अब वो खाने लायक नहीं है। मतलब ये कि दूध का फटना भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, जिसमें दिख कुछ नहीं रहा है, तोरा दिखा है तेरी तो दूधवा थका बन गया, थका नहीं बना है रे बुड़बक, उसमें लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि एक एग्जाम्पल तुमको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल, इस सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी का उठाएंगे जो तुमको समझने में आसान हो। देखो दूसरा बात हम समझते हैं, जंग लगना, ये जानता होगा सब कि जितना भी घर में जैसे ज्यादा दिन जैसे तावा हुआ है, तावा जानता ही है सब, खाना बनाएगा तो जानता होगा, नहीं तो फिर घर में ज्यादा देखा ही होगा सब। तो बात तावा का कर लेगा या पैन कर लेगा या नेल्स कर लेगा या वही सिकड़ उकड़ की बात करेगा, तो यहाँ सिकड़ इतना लगा के रखे हुए। देखो ये देखो यहाँ क्या हुआ है, ये यही हो गया रस्ट ऑफ आयरन, दिस इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन है। ये क्या है, रस्ट ऑफ आयरन है। होता क्या है थोड़ा समझो, जब आयरन जो है बेटा एक्सपोज करते हैं किसमें, एयर में, एयर का मतलब वहां पे ऑक्सीजन और मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर का मतलब हो गया यहाँ पे H2O, मतलब ये एयर, जहाँ पे एयर के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, जब इसमें हम एक्सपोज करते हैं तो ये हमारा जो है वो Fe2O3.X H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं। आयरन ऑक्साइड विथ हाइड्रेट्स मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही है हमारा रस्ट ऑफ आयरन। तो हम सिंपल बात, और बातें जिक्र बाद में डिटेल में होंगी, हम बस तुमको ये समझा रहे हैं कि घर में देखे बारिश हुआ, अगला दिन ग्रिलवा करिया से कुछ और हो गया, एक नए हो गया, हाथ छुए तो हाथ में लग गया, ये क्या हो गया भाई, बड़ा माथा का दर्द हो गया, ये कुछ हुआ नहीं है, यहाँ भी केमिकल लोचा हुआ है। मतलब केमिस्ट्री का किया, इस आयरन को ऑक्सीडाइज करा के, इसको वो छोड़ दो, ऑक्सीडाइज छोड़ दो, बाद में पड़ेगा, इस आयरन था कुछ और, इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ और, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अभी इतना ही बात समझना है, बात क्लियर हो गया। चलो तीसरे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, थोड़ा इसको भी समझते हैं। जनरली तुम देखता है ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, बेसिकली ग्रेप्स जो हमारे हैं, इस ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, तो ग्रेप्स के अंदर बेटा जी होते हैं सुगर, क्या होते हैं, सुगर, सुअर नहीं सुगर, समझेगा, वर्ड के गहराइयों को समझने का प्रयास करेगा। तो जब सुगर जो यहाँ पे होता है, इसमें फर्मेंटेशन हो जाए, फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट होता है एक तरह का, वो क्या करता है यहाँ पे सीधा, अब सिंपल बात समझ रहे हैं, बायोलॉजी वाला लोग तुमको और समझाएगा, सिंपल हम समझे, एक अभिक्रिया से गुजरता है, एक प्रोसेस से गुजरा, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते। फर्मेंटेशन जब होता है तो शुगर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में, किसमें, इथाइल अल्कोहल में। नहीं समझे, इसको समझाते हैं, तुम लोग अच्छे से समझेगा। और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ऐसा समझो कि ये किसमें, इथाइल अल्कोहल में टूट जाना, इसको बोलते हैं ना, ये दो तरह से, अगर कंप्लीटली फूड का अगर फूड टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और एनर्जी ज्यादा निकलता है। लेकिन अगर उस तरह से कंप्लीट नहीं टूटता है तो वहां पे वो कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुम लोग क्या करता है, दिन उनके समय में ज्यादा होता है। दिन में क्या करेगा, स्कूल से हगाइल तगाइल आया, दौड़ल आया, कहीं खेलने गया, उन्हें से आया, इन्हें मिला भात दाल तरकारी, लेके भर चिपा लेके ठूस लिए। अब ठूसने के बाद वहां बस खा लिए, खा के चल दिए, इधर आए क्लासरूम में आके बैठ गए, रंजन सर पढ़ा रहे हैं। अब वहां बैठता है तो ये एसी चलिए रहा है, हवा लगिए रहा है, ठंडा है, इतना सुरीला आवाज रंजन सर का है ये है। अब क्या करता है, उसके ऊपर से यहाँ केमिकल लोचा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर में होना शुरू हुआ। क्या हुआ भाई, तो हम जो ठूसे थे वो चावल मतलब स्टार्च बढ़िया से ठूस लिए थे,
अब हुआ क्या, जो हम वो स्टार्च जो लिए, जो शुगर आया, उसका क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। का मतलब है वहां टूट के कन्वर्ट हो जाता है, वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होने लगता है। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल तो तुम लोग समझ ही रहा है, इसे बिहार में बंद है वो अलग बात है, लेकिन ये नेचुरल फ्लेवर देता है। तो देखेंगे आयल रहेगा सब आसानी से, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, मुंह खोल के सो रहा है कौन कौन, तो का तो हम समझ जाते हैं, हम उसमें घुसाते नहीं है, हम समझ जाते हैं कि उसका कसूर नहीं है, वो कसूर हमारे केमिस्ट्री का है। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी जो तुम देख रहे हो, ये जो हो रहा है, यहाँ इथाइल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो नेचुरल जो बियर बनता है या जो भी जो ड्रिंक्स बनते हैं, उसमें देखोगे कि इसमें जो फर्मेंटेड करने के लिए छोड़ा गया है तो बबल्स निकलते हैं। तो फर्मेंटेशन से जो बबल्स निकल रहे हैं, तो ये फर्मेंट होके कुछ बना इथाइल अल्कोहल, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है वो बबल्स के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो हम आशा करते हैं कि ये बात भी तुमको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है फूड का बनाना, मतलब कुकिंग ऑफ फूड। थोड़ा सा कुकिंग ऑफ फूड को अगर तुम समझेगा, थोड़ा देखेगा, ये खाना बन रहा है तो दिख रहा। अब ये देखो, ये तुम ही लोग का फेवरेट लगाए हैं, दिख रहा होगा, तुम लोग स्पेशल तुम लोग के लिए लगाए हैं। ये तुम लोग फास्ट फूड, चाउमीन या मंचूरियन आका का पता नहीं कौन सी आजकल खाता है सब, तो ये इसके लिए लगा दिए हैं। बुड़ाना नहीं, सब सेलिवा सिक्रीशन नहीं कराना, सब बस देखना जो समझा रहे हैं। बेसिकली फूड का जो कुकिंग है, इसमें क्या होता है, हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब रॉ मटेरियल्स को थोड़ा ऐसे समझो, फूड का जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, वो बेसिकली उसमें हमारे कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब हमारे स्टार्च होते हैं मेनली, और इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो स्वाभाविक है, जब फूड को कुक करते हैं, हम टेम्परेचर देते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे सबसे पहला 2-3 चीजें तुमको समझनी, बेसिक बात समझाता हूं क्या क्या होता होगा। तो एक तो स्टार्च डिकम्पोज करेगा, टूटेगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, प्रोटीन्स टूटेंगे, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब ये इसको जब हमने हीटिंग करना शुरू किया, समझना इसको, बेसिक बात है, हम आगे चल के फिर केमिकल रिएक्शंस क्या है इस सबको डिफाइन करेंगे। हम बस केमिकल चेंजेस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक ओरिएंटेशन क्लास है, तो इसमें बस उस केमिकल चेंज को आपको समझा रहे हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कितने तरह का होता है, कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा 1 बाय 1 डिटेल में हम करेंगे आज, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, ये आपको जानना चाहिए जो हम बता रहे हैं। तो स्टार्च और प्रोटीन, इसको जब हम खाना को गरमा देते हैं, देखता होगा कि नहीं, वो कहेगा कि ये मतलब फलानवा के हाथ का खाना बड़ी जबरदस्त खिलाता है, बड़ी जबरदस्त बनाता है, फलाना होटल में बड़ी बढ़िया खाना होता है। मतलब क्या, अरे उसको भी तो स्टार्चे मिला बेटा जी, उसको भी तो रॉ मटेरियल वही चावल है, वही दाल है, वही सब कुछ है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, किसी को कहते हैं कि फलाने का खाना बहुत अच्छा बना है, ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है कि यहाँ जब हम हीट करते हैं, जब हीटिंग होता है, तो यहाँ एक रिएक्शन, ये दोनों मर्ज करके दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलार्ड। बस बात आया है तो ऐसा ही लिख दिया है, इसका कोई इसमें ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, तुम लोग को जानना चाहिए। लगे ना कि रंजन सर को बहुत आता है, इसको मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इससे होगा क्या, इससे होगा बेटा जी ये कि खाना का सुगंध चेंज हो जाएगा, ऑर्डर एकदम गमागम शुरू, अगल बगल कहीं मुर्गा उर्गा बन जाए, सोचो देखो, हा, बिना मतलब का सलीवा सिक्रीशन शुरू हो जाता है। मतलब क्या, मतलब वहां मिलार्ड रिएक्शन हुआ है बेटा जी। मतलब क्या है, स्टार्च और प्रोटीन जो कंबाइन करके डिनेचुरल होंगे, ये ब्रेक करते हैं और मिलके ये क्या होते हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और इसका मतलब सीधा है, ये डिनेचुरेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, बस एक नाम बता दिए कि याद रखेंगे कि ये मिलार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ से इस खाने का जो है ऑर्डर हो गया, कलर हो गया खाने का, वो उसका स्मेल जो हो गया, स्मेल मतलब वही ऑर्डर हो गया, इसके साथ साथ उसका जो हमने कहा टेस्ट जो हो गया, इसके टेस्ट हो गए, ये सब चेंज हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी केमिकल चेंज हुआ है। तो
फूड का बनना भी एक केमिकल चेंज है। आशा करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आ जाइए कुछ और एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप यहां देख पा रहे हैं, जो आप खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो स्वाभाविक है वो आप उसको च्यूई करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद वो एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है। स्टोमक से फर्दर वो जहाँ पे बहुत सारे मतलब ये आगे बायोलॉजी में वर्षा मैम हमसे ज़्यादा जानती हैं, बायोलॉजी पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं वो, तो आप लोग को बायोलॉजी में बड़ा डिटेल में ये सब चीज़ जहाँ जरूरत होगा बताएंगी। लेकिन हमको भी तो साबित करना है कि हमको भी कुछ आता है, तो हम लगा दिए हैं कि लगे तुम लोग हमको बहुत आता है। तो सिंपली ये क्या है, यहाँ पे स्टोमक में कुछ सिक्रीशन होगा, एंजाइम्स, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे एंजाइम्स आएंगे, वो कुछ वहाँ पे उनका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद रेक्टम के थ्रू जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा, और जो काम के चीज़ें वो बॉडी हमारा उसमें से लेगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो मेरे बोलने का मतलब यहाँ है कि यहाँ भी जो फूड हमने च्यूई किया, लिया, और हमारे बॉडी में जो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन प्रोसेस में भी केमिकल लोचा है, केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब जो हमने डाइजेस्ट करा, डाइजेशन हुआ, और वो जो फूड वहां से जो डाइजेस्टेड फॉर्म में जो हमारे वहां से जो पार्टिकल्स जो निकले हमारे, जैसे हमारे जो माल्टोज निकला, लैक्टोज निकला, सुक्रोज निकला, प्रोटीन्स कुछ आए जो हमारे बॉडीज में एमिनो, मतलब वो हमारे बॉडीज को गए। अब गए तो फर्दर वो ब्लड में हमारे पास गया, वो आगे जस्ट तू पढ़ेगा, जैसे आगे हम एक लगाए एक पॉइंट और, जैसे वी रिस्पायर। तो रिस्पायरेशन में क्या होगा, जब हम ब्रीथिंग कर रहे होंगे, सिंपल समझो, अगर हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ब्रीथिंग के समय क्या होगा, ऑक्सीजन का इनपुट, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद उसके लिए हमारे अंदर एक अलग से पूरा सिस्टम बना हुआ है बॉडी में, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो तुम जानता है। अब ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन फूड के पास गया, फूड को ले जाके, बताओ उसका पूरा मैकेनिज्म है, उतना दूसरा बायोलॉजी में मैम ही पढ़ाएंगी, हमको उतना नहीं समझ में आता है। लेकिन वो वहां तक गया, वहां पे फूड आए, फूड को ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद CO2 निकले, एनर्जी निकला, एनर्जी बॉडी यूज किया, और फिर जो CO2 निकले वो बॉडी के बाहर चल गए। तो स्वाभाविक है यहाँ भी फूड का कंबशन हुआ है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में फूड जला, जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना, एनर्जी निकला, तो चेंजेस तो हुआ ना बेटा। मतलब केमिकल चेंजेस यहाँ भी हो रहे हैं, बस ये हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो कहने का मतलब हमारे पास ये हो गया कि अभी तक जितना भी सिचुएशन देखे, जैसे दूध का फट जाना, दूसरा जंग लग जाना, तीसरा हमने देखा ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाना, चौथा हमने देखा फूड का कुक होना, पांचवा हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन, छठा हमने रिस्पायरेशन में फूड का कंबशन। ये सारे प्रोसेसेस जो हमने देखे, ये सभी में जो सब्सटेंस है, जो इनिशियल सब्सटेंस हमारे हैं, वो इनिशियल सब्सटेंस समवाइल चेंज हो रहे हैं, जिसके जिक्र हम वहां कर रहे थे। स्वाभाविक है ये जो चेंज हुआ, इस बात को वही हम समझाए हैं जो लिखा हुआ है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंजेज आकर, अगर ये चेंज हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज होंगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये तो समझ में आ गया होगा। ये लाइन ये हम नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन यहाँ पे हम उठा के लिख दिए हैं कि तुमको ये समझ में आ जाए क्या, कि अगर केमिकल चेंजेज होगा मतलब वहां पे नए सब्सटेंस बने हैं। नया सब्सटेंस बना है मतलब पुराना बॉन्ड टूटा है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। आशा करते हैं कि यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। ये चेंजेस कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, जिसके कारण से ये कौन कौन से केमिकल चेंजेस हैं जो हमको ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो सकता है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब ये तो बस शुरुआत थी, मतलब बस अभी हमने चीजों को समझाना शुरू किया है, पढ़ाना तो अब शुरू होगा। मतलब अगले क्लास से जब हम आएंगे तो चीजों को और डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, इसको कुछ एक्टिविटीज से समझेंगे, और जो भी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है उनको एक्सपेरिमेंटल व्यू से समझने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं, केमिकल चेंजेज होते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, इन सारी बातों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी बातें जो होंगी वो 1 बाय 1 हम समझने का प्रयास करेंगे,
और इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास था तो इसमें ज़्यादा आपको हम एक्सप्लेन नहीं किया है, बेसिक बातों को एक्सप्लेन किया है और आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले क्लास में आएंगे तो स्वाभाविक है और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये तो बस अभी शुरुआत है। नहीं, आप कहावत सुने होंगे कि ये तो अभी झांकी है, पूरा कहानी बाकी है। तो स्वाभाविक है आगे हम लोग और अच्छे से मिलेंगे, जुलेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आपकी कमियों को बारीकी से समझते हुए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए, आपको केमिस्ट्री सिखाने का वादा इसी प्रण के साथ छोड़ के जा रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ चलने का वादा करते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि केमिस्ट्री का 25 मार्क्स आपके झोली में जरूर डालेंगे। धन्यवाद।